अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ओके, सो आज का जो डे ट्यूसडे को हमने डिसाइड किया है कि इवनिंग में हम पढ़ेंगे ट्यूसडे को हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर आपके सिलेबस में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि हॉर्टिकल्चर एंड इसके साथ ही लैंडस्केपिंग गार्डनिंग भी सिलेबस में है आपका। तो यहाँ पर फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द मेजर फ्रूट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड आपका फ्लावर क्रॉप। तो ये तो सारा जो भी चीज़ें, इसको बहुत ही ये है बहुत लेंदी, मतलब बहुत सारे क्रॉप्स इंपॉर्टेंट मेजर हैं, बट इसको इसने एक लाइन में यहाँ पर समराइज़ कर दिया सिलेबस में, है ना। तो अब हमको यहाँ पर फ्रूट भी पढ़ना है, प्लांटेशन क्रॉप भी पढ़ने पड़ेंगे एंड अदर जो भी हैं वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्लावर। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हॉर्टिकल्चर का, जैसे हमने डे वाइज डिसाइड किया है कि हॉर्टिकल्चर पे ये है, तो कि आज हम हॉर्टिकल्चर का फ्रूट पढ़ रहे हैं, क्योंकि फ्रूट पहले टॉपिक है, मेजर फ्रूट से स्टार्ट है। तो फ्रूट का आज हमने, मान लीजिए, एक फ्रूट क्रॉप जो आपके एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा गया है तो उसको कवर कर लेंगे। देन अगले दिन हम जब नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर का डे आएगा तो हम प्लांटेशन क्रॉप को कर लेंगे एंड फिर वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड जो फ्लावर क्रॉप है उसको। तो हम क्या करेंगे, आज तो हम एक क्रॉप पढ़ेंगे, बट जब नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर का जो वीडियो आएगा उसमें मैं कंपैरिजन करके आपको दो क्रॉप को पढ़ाऊंगी। तो एक दिन में आपका दो क्रॉप होएगा। तो जब दो क्रॉप होते जाएगा तो आपका जो सिलेबस है उसको मतलब कवर होने में भी टाइम कम लगेगा, और कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो वो चीज़ याद भी रह जाएगी। वैरायटी है या सीड रेट है या जो भी चीज़ें हैं, तो एक टेबल फॉर्म में मैं बताऊँगी किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। तो वो चीज़ हम कर लेंगे, ठीक है। और कैसे आप याद कर सकते हो, उसका कुछ ट्रिक जो मेरे पास है वो भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक है वो है मेजर फ्रूट्स में भी मेजर जो फ्रूट्स हैं वो जैसे कि मैंगो, बनाना, पपाया, ठीक। जो इम्पॉर्टेंट जो मेजर कुछ फ्रूट्स हैं, एरिड रीजन के भी कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स रहते हैं, उनका हम स्टडी करेंगे। बेसिकली जैसे जैसे वीडियो आएगा फ्रूट्स को हम डिस्कस करते जाएंगे, ऐसे ही वेजिटेबल में जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, फ्रूट्स को, प्लांटेशन को, वेजिटेबल क्रॉप्स को। बट यहाँ पर हम केवल मेजर क्रॉप जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रीवियस, और जो मुझे पता है क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर से हूँ, हॉर्टिकल्चर से मेरा एमएससी, तो मुझे पता है जो इम्पॉर्टेंट, किस तरह से कौन सा इम्पॉर्टेंट फ्रूट है या कौन सा इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसका हम स्टडी करेंगे। तो अभी जो हॉर्टिकल्चर का जो रिसेंट टॉपिक है वो है ड्राईलैंड जो फ्रूट हैं उनका बेसिकली बहुत ज़्यादा अभी के डेट पे इन मैं रिसेंट बता रही हूँ, इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। तो आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा जो भी मैंने ये सब बताया, ये इसलिए बताया क्योंकि ये पहली हॉर्टिकल्चर की सिलेबस वाइज जो क्लास है वो पहला क्लास है। इसके पहले अगर आप चेक करेंगे हॉर्टिकल्चर वाले प्लेलिस्ट में तो आपको ये सारे मेजर क्रॉप्स की वीडियो मिल जाएंगी। थ्योरेटिकल, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं मिलेगी, बट थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप्स का मिल जाएगा। तो एक बार उस वीडियो को भी आप चेक कर लीजिएगा। हॉर्टिकल्चर प्लेलिस्ट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन में भी दे दूँगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना और एक बार वो वीडियोज़ भी देख लेना। तो क्या रहेगा, आपको कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो आप यहाँ पर इस क्लास में वो डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। या कुछ मैंने वहाँ कुछ और बताया, यहाँ कुछ हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो जाए, तो वो चीज़ें आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये मिस्टेक है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मेजर फ्रूट, जिसमें पहला है मैंगो से स्टार्ट करेंगे। मैंगो से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक किया, 2019 में क्वेश्चन आया है आपका कि पपाया का कल्टीवेशन बताना है, साथ ही जो भी कमर्शियल ऐसे स्टेट है जो कमर्शियल लेवल पे जो ग्रो करते हैं पपाया, उन स्टेट को मेंशन करना है। एंड इसके साथ ही साथ उसके प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के जो भी पैकेजेस हैं, पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जितने भी हैं, उनको भी आपको बताना है, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आया है, तो फिर उस टाइप का ही हम स्टडी करेंगे ताकि आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो बने, कुछ भी आपका क्वेश्चन में छूटे नहीं, ठीक। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैंगो जो है
इसको इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स से भी जाना जाता है। किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट, बेसिकली अगर ट्रॉपिकल फ्रूट को, अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि वन ऑफ कोई भी ट्रॉपिकल फ्रूट को आप उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जितने भी कल्टिवेशन की वो लिखिए, तो कन्फ्यूज़न मत रखिएगा माइंड में। ट्रॉपिकल फ्रूट में मैंगो आप लिख सकते हैं। तो मैंगो क्या है, इट इज़ द किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट एंड इसके अलावा दिस इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया एंड दिस इज़ द प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान फ्रूट ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट एंड सिंबल ऑफ लव, प्राइड ऑफ गार्डन। तो ये सारा चीज़ जो है, जो डिफरेंट नेम्स हैं जिसके नाम से मैंगो जाना जाता है, तो ये है। एंड इसका बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका, इसकी फैमिली है एनाकार्डिएशी, ओके। एंड इसके साथ ही काजू की फैमिली भी जो होती है, कैशोनट, वो भी एनाकार्डिएशी में आता है। 2n इज इक्वल टू इसका होता है 40 विच इज़ एलो ऑक्टापोलाइड, दैट इज़ 2n इज इक्वल टू 8x, ठीक है। 8x इसका सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर, वो होता है 80। तो ऑक्टापोलाइड वैरायटी का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आपके आंसर में एक अट्रैक्टिव चीज़ लाएगा कि आपको ये नई चीज़ पता है। तो जो ऑक्टापोलाइड वैरायटी है उसका नाम है वेलाइकोलम्बन। तो वेलाइकोलम्बन का जो क्रोमोसोम नंबर दैट इज़ द 2n इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू 80 है। और जर्नल जो है अदर वैराइटीज़ का 2n इज इक्वल टू 40 होता है, ठीक है। तो ये है। इंडो वर्मा इसका ओरिजिन प्लेस है, और साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया भी लिखते हैं। और अगर साउथ ईस्ट मतलब जब आप मेरा वीडियो देखेंगे सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में, तो साउथ ईस्ट एशिया जो है, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उसको भी डिवाइड किया गया था इंडो वर्मा ऐसे सेंटर ऑफ ओरिजिन में, ठीक है। तो इंडो वर्मा भी लिखते हैं, और बेसिकली ये आता है किसमें, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, जिसको SE एशिया भी लिख सकते हो आप। तो इसके अलावा एडिबल स्पीसीज लगभग 60 हैं, जो कि 1993 में ये जो साइंटिस्ट है जो यहाँ पर मेंशन है नेम, तो इनके द्वारा ऐसा बताया गया है। तो साइंटिस्ट का नाम भी लिख दीजिएगा, कॉस्टर मैनस एंड बॉम्पेर्ड है। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो सकता है नाम में, तो आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ओके। नाउ मैंगो की कुछ स्पीसीज स्ट्रेंथ है, उसके बारे में भी अगर आप पूरा पैकेज ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें लिखनी इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी फार्मर को रिकमेंड करेंगे अगर कि मैंगो की कल्टीवेशन करो, तो जब तक उसको पता ही नहीं है कि इतनी वैरायटीज़ हैं या ये उसका स्पीसीज स्ट्रेंथ है, ये मतलब ओरिजिन इसका यहाँ है, किस टाइप का उसको सॉइल चाहिए, पानी चाहिए, या कौन सा बीमारी लगता है, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। अब उसको लिखना किस वे में है, ये आपको मतलब शॉर्ट में लिखना है, और आपको ज़्यादा लेंदी चीज़ें नहीं लिखनी है, टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है, जिससे कि आपका आंसर सही वक्त पे सही मतलब इफ़ेक्टिव आंसर जो है वो आप रिप्रेजेंट कर पाए एग्ज़ाम में। तो स्पीसीज इन स्ट्रेंथ में स्पीसीज विच पील लाइक बनाना, ऐसा स्पीसीज जो इजीली हम बनाना कैसे इजीली पील कर लेते हैं वैसा पील हो जाएगा, वो स्पीसीज है यहाँ पे मैंजीफेरा पेजेंग है, जो कि लार्जेस्ट फ्रूट होता है। स्टोन फ्री मैंगो स्पीसीज जिसमें स्टोन नहीं होते हैं वो है मैंजीफेरा सिमिलिस, and completely free from the fibers, that is the मैंजीफेरा ऑफ सीजन बीरिंग हैबिट, जो बिना सीजन के भी उसमें फ्रूटिंग होती है, वो है आपका मैंजीफेरा रुफकोस्टेट, ओके। फ्रूट ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार फ्रूटिंग हो रही है। मैंजीफेरा इंडिका, उसकी भी वैरायटी है मैकोजेंसिस। रूट स्टॉक वाटर लॉक्ड, जो वाटर लॉक्ड कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, जिसको एज अ रूट स्टॉक यूज़ किया जाता है फॉर वाटर लॉक कंडीशन के रेजिस्टेंट के लिए। जब हम कोई प्रोपोगेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसका वो है आपका मैंजीफेरा डेसेंड्रा। हाईएस्ट TSS दैट इज़ द टोटल सॉल्युबल सॉलिड हाईएस्ट होता है मैंजीफेरा ओडोराटा में। पर्पल और ब्लैक कलर स्पीसीज वो होती है मैंजीफेरा कस्तूरी। रेजिस्टेंट टू लीफ हॉपर दैट इज़ द मैंजीफेरा एलिसीमा। तो ये जो है स्पीसीज स्ट्रेंथ है कि कुछ बनाना जैसे इजीली पील कर सकते हैं, किसी में डिजीज़ रेजिस्टेंट है, किसी में वाटर लॉगिंग को रेजिस्टेंट है, कोई एक ईयर में 2 बार बेरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है उनमें। तो ये आपको अगर आप याद कर पाएंगे तो प्लीज़ इसको अपने आंसर में एटलीस्ट 2 to 3 स्पीसीज ही लिख दीजिएगा, बट लिखना आप लोग, ठीक है। अब एग्रो क्लाइमेटिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है कि इसको 15 एंड 15 डिग्री नॉर्थ जो है, और इसके अलावा इसको रेनफॉल जो है 750 से 2000 mm रिक्वायरमेंट जनरली होती है, और वार्म एंड ड्रॉट कंडीशन में भी ये ग्रो किया जा सकता है। एंड इसको वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ रेनफॉल है, रेनफॉल जो है अबाउट जैसे मैंने बताया 750 से 2000 mm रिक्वायर है इसकी। सॉइल इसको वेल ड्रेन डीप लोमी सॉइल चाहिए, ड्रेन रहना चाहिए, एकदम पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमको वेल ड्रेन डीप लोमी सॉइल की रिक्वायरमेंट है। जो टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर है, अधिकतम तापमान 29 से 34 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस या उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और आपका एक जो मीन टेम्परेचर है एवरेज है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस बेस्ट रहता है। ओके, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ, ज़्यादा लेंदी नहीं कर रही हूँ, आप भी ऐसे आंसर में लिख सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80% मेंटेन रहनी चाहिए। जो डेज़ हैं मतलब दिन में ब्राइट सनशाइन रहना चाहिए, तो उसकी भी अवधि है यहाँ पे 2000 आवर्स पर ईयर, दैट इज़ द 6 आवर पर डे। एक दिन में 6 घंटे अगर सनशाइन है तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है फ्रूटिंग में। पीएच जो है वो है 5.5 से 7.5 रहना चाहिए। सॉइल एंड क्लाइमेट, सॉइल इसका जो है ये बता दिया यहाँ पर मैंने कि वेल ड्रेन एंड डीप लोमी सॉइल है। क्लाइमेट यहाँ पर ट्रॉपिकल है, ठीक है, एज वेल एज सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो कर सकते हैं इसको हम, एंड बट बेसिकली ट्रॉपिकल है, बट ये सब ट्रॉपिकल में भी लगाया जा सकता है ना। ग्रो अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ आपका 1200 मीटर, तो इतने मीटर के एल्टीट्यूड में ग्रो हो जाता है। Now mango has been cultivated in India for about 4000 year ago, ठीक। Now we see the botany. बॉटनी में आपका ये एवरग्रीन ट्री होता है, एंड इसकी जो रूट है वो टैप रूट होता है। फ्रूट टाइप एग्ज़ाम में लिखना, ठीक है, भले बॉटनी में अगर आप कोई चीज़ भूल भी जा रहे हैं, रूट नहीं लिख पाए, एवरग्रीन तो आपको याद रहेगा, पर फ्रूट टाइप लिखना क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फ्रूट टाइप पता रहना चाहिए, जो कि होता है ड्रूप है इसका फ्रूट टाइप। ओके, ड्रूप होता है। इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनल पेनिकल्स होते हैं, डायग्राम में देख रहे हैं आप, टर्मिनल पेनिकल्स होते हैं, जिसमें कि इस पेनिकल में अप टू 4000 फ्लावर्स आते हैं, ठीक है। फ्लावर जो होता है मोस्टली मेल फ्लावर आते हैं, कुछ फ्लावर्स हर्मोफ्रोडाइट रहते हैं। हर्मोफ्रोडाइट का मीनिंग आप लोग बताएंगे, क्योंकि इससे आप भी इसके बारे में सर्च करेंगे और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और उसके बाद अगर नहीं कमेंट आएगा तो मैं खुद बता दूंगी आपको कि हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बट आप लोग बता सकते हैं, इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड है ये, जो कि बेसिकली फ्लाइज थ्रिप्स से पॉलिनेटेड होता है, बट हाउस फ्लाई जनरली जो है हाउस फ्लाई पॉलिनेट करती है, ठीक है, मैंगो को। एबिलिटी टू सेट फ्रूट रिलेटेड टू द हर्मोफ्रोडिक्टिक फ्लावर, तो जो फ्रूट सेटिंग की एबिलिटी है वो रिलेटेड है हर्मोफ्रोडिक्टिक फ्लावर से। अब आपको हर्मोफ्रोडिक्टिक के बारे में तो बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, है ना। फ्लावर ओवर द 4 to 6 वीक्स। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ। आप इसको मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, अगर आप जानेंगे तो उसको अच्छी बात है। एंड कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्ज़ाम में हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि डीप टैप रूट सिस्टम है और कैनोपी ट्रीज़ ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एंड उसके जो लार्ज ट्रीज़ हैं जिसकी आपको हाइट भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। नाउ कुछ डाटाबेस है, ठीक है, तो ये तो पुराने डाटाबेस है, मैं आपको रिसेंट दे दूँगी, वो भी कमेंट सेक्शन में आपको मैं बता दूंगी इसका जो रीसेंट डाटा है वो, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका यहाँ पर हमको पूछ सकता है एग्ज़ाम में। द फ्रूट इज़ वेरी पॉपुलर विद द मास
ड्यू टू द इट्स वाइड रेंज ऑफ अडेप्टेबिलिटी, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, रिचनेस इन अ वेराइटी एंड डिलीशियस टेस्ट एंड एक्सीलेंट फ्लेवर। जैसा कि हमको सबको पता है कि वाइड रेंज अडेप्टेबिलिटी है, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल दोनों रीजन में ग्रो किया जा सकता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए हाईएस्ट होता है ना मैंगो में। रिचनेस इन अ वेराइटी, बहुत सारी वेराइटी है इंडिया में एंड आउट ऑफ इंडिया भी। डिलीशियस टेस्ट तो सबको मतलब मैंगो का पसंद ही होता है। एंड एक्सीलेंट फ्लेवर, इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत एक्सीलेंट रहता है। इट इज़ द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी, जैसा मैंने आपको बताया है। द फ्रूट इज़ कंज्यूम्ड एज अ रॉ, राइप, आप कैसा भी खा सकते हैं, ठीक है। गुड मैंगो वेराइटीज कंटेन 20% ऑफ टोटल सॉल्युबल शुगर। द एसिड कंटेन, जो राइप फ्रूट रहते हैं उनमें वैरायटी के अकॉर्डिंग ये डिफ़र होता है। 0.2 से 0.5% एसिड होता है। एसिड को हम परसेंट में नापते हैं ना, एसिडिटी को, तो ये याद रखिएगा। एंड प्रोटीन कंटेन इज़ अबाउट 1% होता है। सो रॉ फ्रूट्स जो रहते हैं, रॉ फ्रूट्स ऑफ लोकल वेराइटीज ऑफ मैंगो ट्रीज आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लाइक रॉ स्लाइस इन ब्राइन एंड अमचूर पिकल, मुरब्बा, चटनी and panna, that is sarbat, etc. Presently the raw fruits of local varieties of mango are used for preparing the pickle and raw slices in a brine on a commercial scale, while fruits Alfonso variety are used for the squash in a coastal western zone. तो ओके, सो यहाँ पर सिंपल सा है, इतना कुछ समझाने का नहीं है कि जो लोकल जो फ्रूट्स वैरायटी मिलती है उनका यूज़ गांव के लोगों के द्वारा या किसी के भी द्वारा हम पिकल बनाने में बेसिकली यूज़ करते हैं या फिर उसको ब्राइन सॉल्यूशन में स्टोर करके रख लेते हैं। और जो ऐसी वैरायटीज़ है जैसे कि अल्फोंसो जैसी वैरायटीज़ हैं जिनका हम आगे स्टडी करेंगे उसकी क्वालिटी के बारे में, तो उस वैरायटी को हम बेसिकली जो है स्क्वैश पर्पस के लिए, प्रोसेसिंग पर्पस के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। द वुड इज़ यूज्ड एज अ टिम्बर एंड ड्राइड ट्विग्स दे आर यूज्ड फॉर द रिलीजियस पर्पस, जैसे आपको पता है यूज़ किया जाता है। द मैंगो कैरनल also contain 8 to 10% good quality fat which can be used for the सैफोनिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसका? कैरनल का 8 to 10% उसमें अच्छी क्वालिटी के फैट होते हैं, इसलिए इट्स स्टार्च इज़ यूज्ड इन द कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री। तो इसका जो स्टार्च है वो भी आपका कन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो कुछ ये इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, सेलेक्टेड जो इम्पॉर्टेंस है वो है ये। एंड ऑल्सो मेडिसिनल यूज़ भी है। राइप फ्रूट हैज़ द फैटरिंग, डायूरेटिक एंड इसके अलावा लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़। इट हेल्प इन इंक्रीज द डाइजेस्टिव कैपेसिटी। तो ये इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो सारी जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर 5 to 6 पॉइंट में आपके कवर अप हो गई है। अब हमारा जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो मेन है टॉपिक वो देखते हैं हम। प्रोपोगेशन कैसे होता है इसका, ठीक है। प्रोपोगेशन इसका होता है सीड से और वेजिटेटिव भी होता है। सीड से जब होता है तो दे वाइबल फॉर 80 to 100 डेज़ के लिए, मतलब सीड जो है वो उसकी वायबिलिटी रहती है 80 to 100 डेज़ की। एंड 3 to 10 ईयर टू बीरिंग। अगर हम सीड से प्लांट लगाएंगे पौधा तो वो फ्रूटिंग हमको 3 से 10 साल बाद देगा, ओके। एंड रूट स्टॉक सीड जो है उसका सीड से जो भी प्लांट लगा रहे हैं उसको हम एज अ रूट स्टॉक यूज़ कर सकते हैं उसको, उस प्लांट को। सायन इफ़ पॉली एम्ब्रियोनिक, और अगर पॉली एम्ब्रियोनी है वो प्लांट या वो सीड तो हम उसको क्या करेंगे, सायन से यूज़ कर सकते हैं। पॉलीएम्ब्रियोनिक का मतलब यहाँ पर आप पूछेंगे, इसका मतलब ये होता है कि जब एक सीड से एक से ज़्यादा सीडलिंग निकलते हैं वो कंडीशन कहलाती है पॉलीएम्ब्रियोनिक। तो ठीक है। नाउ वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन होता है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मोनो एम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ में होता है जिनमें एक सीड से एक ही सीडलिंग या एक ही प्लांट निकलता है, वो मोनो एम्ब्रियोनी है। पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है, एक सीड से दो या दो से अधिक जो सीडलिंग है वो निकलती हैं। एंड ग्राफ्टिंग से होता है, तो ग्राफ्टिंग में वीनियर ग्राफ्टिंग जिसको साइड ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं एंड इनार्चिंग, सिंपल अप्रोच ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे,
वीनियर ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे तो 4 ईयर टू फुल प्रोडक्शन, 4 साल में हमको फुल प्रोडक्शन मिलेगा। तो इस तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि सीड या सेक्सुअल प्रोपोगेशन करने में हमको किस स्टेज में कितने ईयर बाद फ्रूटिंग हमको मिल रही है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन करेंगे तो हमको फ्रूटिंग कब मिलेगी। नाउ दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इनार्चिंग, जिसका हम स्टडी जब हम प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में, तो मैं डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, द स्टेम आर दे आर बॉन्डेड टाइटली टुगेदर, ठीक है। देख सकते हैं आप किस तरह से इसको 2 स्टेम को पास लाकर टाइटली बांध दिया गया है, और फिर इसको कुछ समय के लिए ऐसे ही बंधा रहने देते हैं, और ठीक है, यहाँ पे पानी आपका जो मॉइस्चर है ये सारी चीज़ें नहीं इंटर करनी चाहिए, एंड देन फिर वो अटैच्ड हो जाते हैं और वहाँ से फिर आपका जो भी सायन वैरायटी है वो डेवलप होने लग जाती है। और दिस इज़ द वीनियर ग्राफ्टिंग, साइड ग्राफ्टिंग, साइड का पोर्शन कट किया जा रहा है और सायन जो है आपका जो भी वैरायटी का आप चाहते हैं वो वहाँ पर अटैच हो जाएगा एंड उसकी रैपिंग कर दी जाएगी, एंड देन फिर उसका डेवलपमेंट होगा, जिससे कि जो रिक्वायर या जो आपको जो भी वैरायटी चाहिए वो आपकी डेवलप होगी। ये मैं शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ कि जब प्रोपोगेशन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल तो स्टडी करना है हमको, ठीक है। तो इसलिए इफेक्ट ऑफ द प्रोपोगेशन टेक्निक्स ऑन अ मैंगो सक्सेस, तो ये सक्सेस परसेंटेज है, ठीक है, तो इसको आपको नहीं लिखना है। ये ग्रोइंग पोटेंशियल बेल्स हैं, आंध्र प्रदेश में पोटेंशियल बेल्ट जो इस जगह है उसके नाम है। अब देखते हैं वैरायटी कल्टीवेशन, लेट वैरायटी, मिड सीजन वैरायटी, अर्ली वैरायटी। आप ऐसे ही डिवाइड करके लिखना ना कि लेट वैरायटी, मिड और अर्ली। इसके लिए आपको लेट वैरायटी है फजली, इसके अलावा है फर्नांडिन, मुलगोवा, नीलम, चौसा, ठीक। मिड सीजन में अल्फांसो, मनकुरद एंड बेंगलोरा, बैगनपल्ली, दशहरी, लंगड़ा, किसान भोग, जर्दालू एंड इसके अलावा मनकुरद, ये सारी हैं। और अर्ली में बॉम्बे ग्रीन, हिमसागर, केसर एंड इसके अलावा है सुवर्ण रेखा, ये आपका अर्ली वैरायटी है, ठीक। तो इसके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और चार्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। अब हाइब्रिड्स हैं जिसके आपको पेरेंटल याद करने पड़ेंगे, इतने हाइब्रिड लिखने की नीड नहीं है, मैं इसलिए इतना बता रही हूँ। इसमें से अगर आपको 2, 3, 4 जितने याद हो रहे हैं एटलीस्ट 4 याद कर लीजिए, तो एग्ज़ाम में एटलीस्ट 2 लिख पाएंगे, 3 लिख पाएंगे, है ना। और ऐसे ही जैसे आपको अभी मैंने ये वैरायटी बताई तो इसमें एटलीस्ट 2 नाम याद कर लीजिए लेट वैरायटी के, मिड सीजन के 2 to 3 नेम याद कर लीजिए, अर्ली के 2 to 3 नेम याद कर लीजिए, तो क्लियर हो जाएगा चीज़ें, इतना डाउट नहीं होगा, है ना। अगर 2 ही बताऊँगी हो सकता है दोनों भूल जाओ, इसलिए इतने नाम बता रही हूँ ना। आम्रपाली का पेरेंट है DN, ठीक, दैट इज दशहरी एन। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, DNA, तो दशहरी क्रॉस जब क्रॉस होगी आपके नीलम से तो वो होगा आम्रपाली, DNA याद हो जाएगा आपको, इजी है। और DNA का जस्ट उल्टा करेंगे NDM, ठीक है, NDM, तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब आपका मल्लिका किससे क्रॉस होगी, अपोजिट पेरेंट ऑफ आम्रपाली। यहाँ पर जैसे DN था आपका दशहरी नीलम, और नीलम को दशहरी से क्रॉस कराएंगे तो मल्लिका, तो इसको आप या तो फिर NDM से भी याद कर सकते हैं या फिर ऐसे याद कर सकते हैं अपोजिट पेरेंट ऑफ आम्रपाली या DNA। अब है अर्का अरुण में आप ऐसे याद कर सकते हैं BAA, ठीक है। तो B आपका है बैंगनपल्ली और क्रॉस विद अल्फोंसो, दैट इज़ द अर्का अरुणा। अर्का पुनीत है आपका अल्फोंसो एंड जनार्दन पसंद, ठीक है। एंड अलका नील किरण नाम से ही है, अलका से आप याद रखना A से अल्फोंसो एंड नील किरण से नीलम। और इसका स्पेशल फीचर्स भी बताया गया है, रेगुलर है, मिड सीजन है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, SDP मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग। एंड सिंधु जो है वो है सीडलेस वैरायटी एंड स्टेनोस्पर्मोकार्पी भी इसमें पाई जाती है। सिंधु का आप कैसे याद रख सकते हैं, RAS, ठीक, रस याद रख लेना आप लोग, रत्ना, और जब वो क्रॉस होगा अल्फोंसो से तो सिंधु बनेगा, ठीक। एंड रत्ना का क्रॉस होता है NAR, नार्स का है आपका नीलम, क्रॉस होगा जब अल्फोंसो से तो वो होगा रत्ना।
मंजीरा जो है रेगुलर वैरायटी है जो कि क्रॉस होता है रुमानी एंड नीलम से। इसी तरह आपका अल रुमानी जो है वो रुमानी एंड मुल्गोवा से, जो कि एप्पल सेब की वैरायटी होती है, एप्पल सेब की। कैनिंग के लिए यानी डिब्बा बंदी के लिए अर्का पुनीत वैरायटी यूज़ किया जाता है। आपको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए आपका अर्का नील किरण वैरायटी यूज़ की जाती है। अर्का अनमोल जो है वो क्रॉस है अल्फोंसो एंड जनार्दन पसंद का। इसके साथ ही अर्का पुनीत भी सेम है, तो अर्का पुनीत और अर्का अनमोल के पेरेंट दोनों सेम है। रेगुलर वैरायटी है एंड एक्सपोर्ट के लिए अर्का अनमोल यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिड्स याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका मैं ट्रिक भी बता दी, डीएनए, एनडीए, रास, नार, इस तरह से याद करेंगे तो ये 4 तो याद हो ही जाएगा, बाकी भी आपको याद हो जाएंगे, बहुत टफ नहीं है। आपको यहाँ पर इमेजेस से देख सकते हैं किस तरह से कलर डिफरेंसेस है। दशहरी, हिमसागर, गुलाब खास, वाइट चौसा, दशहरी है, अर्का अरुणा है, बैंगन पिल्ली है, रुमानी वैरायटी है। प्लांटिंग का जो सीज़न है वो है जुलाई अगस्त। रेनफेड क्रॉप है ये। फेब्रुवरी मार्च इरिगेटेड एरिया में, अगर रेनफीड एरिया में है तो फिर जुलाई अगस्त, इरिगेटेड एरिया में लगा रहे हैं तो फरवरी मार्च में लगाएं। और अगर आपका हैवी रेनी सीजन है तो एंड ऑफ द रेनी सीजन में। प्लांटिंग सिस्टम में बेसिकली 10 to 10 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं जहां पर ड्राई रीजन होता है, ड्राई लैंड में। और मॉइस्ट जोन है तो हम 12 to 12 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। प्लांटिंग सिस्टम इसका स्क्वायर सिस्टम से लगाना है आपको। अकॉर्डिंग टू वेराइटी स्पेसिंग जो है वो चेंज हो जाती है। अगर हाइब्रिड वेराइटी है तो स्पेसिंग चेंज होती है, प्रोपोगेटेड वेराइटी है तो स्पेसिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। कैनोपी मैनेजमेंट देख रहे हैं स्क्वायर सिस्टम किस तरह से 10 और 10 का। सो न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइज़र, इस टेबल को भी अगर आप बना देंगे, साइंटिस्ट का नाम मेंशन करेंगे तो मार्क्स आएंगे आपके। कुमार एंड 2012 के अकॉर्डिंग 1 ईयर का प्लांट है, 10 ईयर का और 11 ईयर का, उसके अकॉर्डिंग ग्राम में डिवाइड कर दिया गया है, इसको आप याद कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र में बी अप्लाइड इन 2 स्प्लिट डेज। फर्स्ट जो है आपको जब आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे उसके जस्ट बाद आपको जून जुलाई में अप्लाई करना है, एंड फिर नेक्स्ट स्प्लिट डोज जो है सेकेंड वाली वो अक्टूबर में अप्लाई करना है। तो आपको यंग एंड ओल्ड ऑर्चर्ड दोनों में अप्लाई करना है और उसके साथ इरिगेशन भी देना है अगर रेन नहीं हुआ है। फोलियर एप्लीकेशन 3% यूरिया का करना है। सैंडी सॉइल इज़ रिकमेंडेड बिफोर द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के पहले सैंडी अगर सॉइल है तो 3% यूरिया का एप्लीकेशन करना है, क्योंकि सैंडी सॉइल है तो उसमें जो भी हमने यूरिया अप्लाई किया था वो हो सकता है लीचिंग आउट हो गया होगा या प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाया है पूरी तरीके से, इसलिए फोलियर एप्लीकेशन करने यहाँ पर आपको बोला गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे हैं मैंगो क्रॉप को। फिर जैसे ही हॉर्टिकल्चर का टॉपिक रहेगा मैंगो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही दूसरा क्रॉप अगर मैं स्टार्ट कर पाऊँगी तो मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। कुछ कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ओके। सो थैंक यू।